बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अब हम स्टार्ट करते हैं हेमोरेजिक डायथेसिस रिलेटेड टू एब्नॉर्मेलिटीज़ इन क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब हम देखेंगे कि कैसे क्लॉटिंग फैक्टर की एब्नॉर्मेलिटीज़ की वजह से हेमरेज हो सकता है। ठीक है, अब जो हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर की एब्नॉर्मल वो इनहेरिटेड डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, एक्वायर्ड डिफेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये किस में होता है, हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स में मसला आ रहा होता है। तो अब हमने पहले जितनी सारी हम ब्लीडिंग पढ़ रहे थे, प्लेटलेट्स की वजह से हमने पढ़ी थी कि स्किन में सारे मसले हो रहे थे, पटीकिया, एक्केमोसिस वगैरह बन रहे थे, परपरा बन रहे थे, वो सारे स्किन में थे। और वो क्यों थे? क्योंकि प्लेटलेट्स का मसला था, जिसकी वजह से वेसल्स के अंदर से ब्लीडिंग होकर स्किन में आ रही थी। लेकिन अब हम जो ब्लीडिंग पढ़ रहे हैं वो हम क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे कि अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से ब्लीडिंग होती है तो वो कैसी मैनिफेस्ट कैसे करेगी, यानी पेशेंट्स में लार्ज पोस्ट ट्रॉमेटिक एक्केमोसिस होगा, यानी कि कोई ट्रॉमा वगैरह होगा, उसके बाद इनका एक्केमोसिस ज़्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि ट्रॉमा हुआ, क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं थे, तो वो जगह सील नहीं हो पाई और एक्केमोसिस हो जाएगा। या ऐसे पेशेंट्स को हीमाटोमा बन जाते हैं। ठीक है, हीमाटोमा क्या होता है कि जब ब्लड जो है वो टिश्यू के अंदर जमा होता रहता है तो वहाँ पे वो क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है, टिश्यू के अंदर आपको हीमाटोमा नज़र आता है। ठीक है, उसके अलावा जो कोई भी लेसरेशन हुई या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हुआ इन पेशेंट्स का, तो जब सर्जिकल प्रोसीजर वगैरह होता है तो उसके बाद इनकी ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग रहती है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में जो ब्लीडिंग होती है ना, वो हमने पढ़ा था कि वो कैसी थी, सुपरफिशियल ब्लीडिंग थी जो स्किन पे थी। लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से जितनी भी ब्लीडिंग है वो अंदर चल रही होती है। ठीक है, या तो ये होती है डिलेड ब्लीडिंग होती है इसमें, क्योंकि जब क्लॉटिंग फैक्टर्स का काम क्या होता है, उन्होंने क्लॉट को स्टेबलाइज करना होता है। यानी कि हमने सारा क्लॉटिंग पाथवे आपको याद है कि कैसे एंड पे फाइब्रिन बनता है जो कि स्टेबलाइज करता है क्लॉट को। क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है, शुरू शुरू में तो क्लॉट बन जाएगा शुरू शुरू के टाइम में, लेकिन वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, और जब वो स्टेबलाइज नहीं होगा ब्लीडिंग तब स्टार्ट होगी। तो इसमें डिलेड ब्लीडिंग नज़र आती है पेशेंट्स में। और दूसरा ये कि इसमें डीप ब्लीडिंग चल रही होती है, यानी कि अंदर ब्लीडिंग चल रही होती है, जीआई ट्रैक में, यूरिनरी ट्रैक में, और जहाँ पे वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं ना, उनमें हो रही होती है, और इसको कहते हैं हीमार्थ्रोसिस। और इसकी टिपिकल एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट जाता है डेंटिस्ट के पास अपना दांत निकलवाने, टूथ एक्सट्रैक्शन हुई, तो उसमें टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद उसकी ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है, फाइब्रिन का क्लॉट स्टेबलाइज नहीं होगा, ब्लीडिंग होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। उसके अलावा नी जॉइंट वगैरह के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ा इन पेशेंट्स में, तो माइनर स्ट्रेस के बाद भी उनमें हीमार्थ्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जिनको देख के हमें पता चलेगा कि हाँ भाई, इस पेशेंट में क्लॉटिंग फैक्टर्स का कोई मसला चल रहा है। अब हम जल्दी से ये वाली डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में देखो कि ये हमारे पास मौजूद है वॉन विलिब्रेंड फैक्टर, और इसके ऊपर फैक्टर 8 लगा हुआ है, यानी कि वॉन विलिब्रेंड फैक्टर और फैक्टर 8 ने मिल के काम करना है। ये दोनों क्या करते हैं कि वॉन विलिब्रेंड फैक्टर और फैक्टर 8 ये मिल के जाते हैं और आगे जाके फैक्टर 10 को स्टिमुलेट करेंगे, और फैक्टर 10 स्टिमुलेट होगा और फिर फैक्टर 10 10A में कन्वर्ट होगा। यानी वॉन विलिब्रेंड फैक्टर फैक्टर 8 के साथ मिल के फैक्टर नंबर 10 और 10 को स्टिमुलेट करता है, यानी कि उसको एक्टिवेट करता है, वो 10A में कन्वर्ट हो जाता है, और आगे पूरा क्लॉटिंग कैस्केड जो है वो पूरा स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि देखो कि वॉन विलिब्रेंड फैक्टर भी ज़रूरी है और फैक्टर 8, और दोनों आपस में मिलेंगे तो ही वो काम करेंगे। आगे देखो, हमने देखा ये सारे प्लेटलेट्स पड़े हुए हैं, प्लेटलेट्स एग्रीगेट कैसे होंगे, प्लेटलेट को एग्रीगेट होने के लिए रिसेप्टर चाहिए। देखो ये वाला रिसेप्टर कौन सा है, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर। 2B3A रिसेप्टर का काम क्या है कि इसने एक प्लेटलेट को दूसरे से बाइंड कराया हुआ है। ठीक है, यानी कि सेंटर में फाइब्रिनोजिन एज अ ब्रिज के तौर पे काम करता है। और जो ग्लाइकोप्रोटीन 1B रिसेप्टर है, देखो कि उसका क्या काम है कि उसने प्लेटलेट को ये वॉन विलिब्रेंड फैक्टर पड़ा हुआ है ना, इसके साथ अटैच कराया है, और वॉन विलिब्रेंड फैक्टर फिर नीचे ये देखो ये कोलेजन पड़ा हुआ है ना, यानी कि क्या होगा कि ग्लाइकोप्रोटीन 1B रिसेप्टर जो है वो फिर नीचे ले जाके प्लेटलेट्स को कोलेजन वगैरह से बाइंड करता है। तो इस तरह से जो एंडोथेलियल डिफेक्ट होता है वो करेक्ट हो जाता है। तो ये वाली डायग्राम आपने याद रखनी है कि सर्कुलेटिंग वॉन विलिब्रेंड फैक्टर और फैक्टर 8 होते हैं, वही क्लॉटिंग कैस्केड को स्टार्ट कराएंगे, और जब तक वो स्टार्ट नहीं कराएंगे तब तक प्लेटलेट्स एग्रीगेट नहीं होंगे। ये प्रोसेस स्टिमुलेट होगा, उसके बाद प्लेटलेट्स एग्रीगेट होना स्टार्ट होंगे, और प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ने के लिए फाइब्रिनोजन चाहिए, और वो फाइब्रिनोजन क्या करेगा कि वो ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर्स आपस में बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा है कि ग्लाइकोप्रोटीन 1B रिसेप्टर भी है जो वॉन विलिब्रेंड फैक्टर के साथ बाइंड करता है, और फिर वॉन विलिब्रेंड फैक्टर नीचे वाले कोलेजन से जाके बाइंड होगा। अब एक बात जो आपने इस डायग्राम से रिलेटेड याद रखती है कि जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, फैक्टर नंबर 8 लिवर और किडनी में सिंथेसाइज होगा, और वॉन विलिब्रेंड फैक्टर कहाँ सिंथेसाइज होता है, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर एंडोथेलियल सेल्स में सिंथेसाइज होता है और मेगाकैरियोसाइट्स में, यानी प्लेटलेट्स में। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। उसके अलावा ये दोनों हमने ऊपर देखा कि कैसे ये दोनों आपस में एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं सर्कुलेशन में। वॉन विलिब्रेंड फैक्टर सब एंडोथेलियल मैट्रिक्स में भी मौजूद है, ये देखो सब एंडोथेलियल मैट्रिक्स के अंदर भी मौजूद है, नॉर्मल ब्लड वेसल्स की। और उसके अलावा वॉन
विलेब्रेंट फैक्टर, ये जो प्लेटलेट्स हैं ना, इनके अंदर मौजूद होते हैं अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो वॉन विलेब्रेंट फैक्टर उन अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स में से भी रिलीज़ होता है। अब जैसे ही एंडोथीलियम की, ये देखो, इस एरिया में इंजरी होती है, क्या होता है कि सब एंडोथीलियल मैट्रिक्स एक्सपोज हो जाता है ना, और जैसे ही सब एंडोथीलियल मैट्रिक्स एक्सपोज होगा, वॉन विलेब्रेंट फैक्टर बाइंड करते हैं और वो आगे जाके प्लेटलेट्स के साथ बाइंड कराता है, और फिर प्लेटलेट्स इस तरह से एग्रीगेट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये बनता है हीमोस्टैटिक प्लग, ये होता है प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग। अब ये जो फाइब्रिनोजन है ना, ये फिर फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है और ये एक स्ट्रॉन्ग सा जाला बना लेता है और वो सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग बनाता है। और आपने ये बात याद रखनी है कि जो ब्रिजिंग इंटरेक्शंस है वो ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर्स ने करवाने हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर का काम क्या है कि इसने प्लेटलेट्स को वॉन विलेब्रेंट फैक्टर से बाइंड कराना है, ठीक है। और फैक्टर 8 जो है वो कोएगुलेशन कैस्केड में टेक पार्ट कैसे कर रहा है कि वो एक को फैक्टर के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। ऊपर हमने देखा था कि कैसे फैक्टर 8 वॉन विलेब्रेंट फैक्टर मिल के फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट कराते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है, इन सारी चीज़ों से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। ये देखो, फैक्टर नंबर वॉन विलेब्रेंट फैक्टर और फैक्टर 8 मिल के फैक्टर 10 को स्टिमुलेट कराते हैं जो प्लेटलेट्स के ऊपर मौजूद है। ये देखो, ये प्लेटलेट्स के ऊपर मौजूद है ना, इसके ऊपर फिर ये दोनों जाके फैक्टर 10 को एक्टिवेट कराते हैं, और इसके रिजल्ट में फैक्टर नंबर 10A एक्टिवेट होता है और फिर कोएगुलेशन कैस्केड पूरा स्टार्ट होता है। और हमेशा एंड बात याद रखनी है, कोएगुलेशन कैस्केड का मकसद क्या होता है जनरेट होने का, ताकि ये एग्रीगेटेड प्लेटलेट्स को आपस में स्ट्रांगली फाइब्रिन से जोड़ना। ये देखो, फाइब्रिनोजन था ना, वो कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में, और जब फाइब्रिन बनेगा तो एक स्ट्रॉन्ग सा जाला बनेगा और सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग बनेगा। तो पूरे कोएगुलेशन कैस्केड के स्टार्ट होने का मकसद ये होता है कि उस क्लॉट को स्टेबलाइज कराना, फाइब्रिन बनाना। अब हम पूरी डायग्राम देख चुके हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमने देखना है कि जो हेरिडिटरी डेफिशिएंसीज़ हैं, जो भी हेरिडिटरी मसले होंगे, वो सारे सिंगल क्लॉटिंग फैक्टर को जो है वो इफ़ेक्ट करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट हेरिडिटरी डेफिशिएंसी है और वो कौन से कोएगुलेशन फैक्टर को इफ़ेक्ट करती है, फैक्टर नंबर 8 को। इस डिजीज़ का नाम है हीमोफीलिया ए, और जो फैक्टर नंबर 9 को इफ़ेक्ट करती है, इसका नाम है हीमोफीलिया बी। उसके अलावा बहुत सारी डेफिशिएंसीज़, यानी कि ये हम इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स पढ़ चुके हैं, फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर 9। उसके अलावा वॉन विलेब्रेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है, तो उसकी वजह से होती है वॉन विलेब्रेंट डिजीज़, ठीक है। और जब वॉन विलेब्रेंट फैक्टर का मसला होगा तो क्या ख्याल है, कोएगुलेशन और प्लेटलेट फंक्शन दोनों एबनॉर्मल होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि ये देखो, यूं पड़ा हुआ होता है ना वॉन विलेब्रेंट फैक्टर, और नीचे सब एंडोथेलियल मैट्रिक्स होता है, तो बीच में वॉन विलेब्रेंट फैक्टर है, उसने प्लेटलेट्स को बाइंड कराना है, ठीक है। तो प्लेटलेट के फंक्शन के लिए वॉन विलेब्रेंट फैक्टर का होना ज़रूरी है। और शुरू में भी हमने देखा था कि वॉन विलेब्रेंट फैक्टर फैक्टर 8 के साथ मिल के और फिर अपना काम स्टार्ट कराता है। तो वॉन विलेब्रेंट फैक्टर का इफेक्ट प्लेटलेट्स के ऊपर भी है, यानी प्लेटलेट फंक्शन को भी इफेक्ट करता है, और इस प्रोसेस के जरिए वो कोएगुलेशन कैस्केड, यानी फैक्टर 8 के साथ मिलके हमने पढ़ा था कि कैसे वो 10 को 10A में कन्वर्ट करता है। तो यानी कि वॉन विलेब्रेंट फैक्टर का काम कोएगुलेशन कैस्केड में भी है, प्लेटलेट फंक्शन में भी है। इसका मसला होगा तो दोनों चीज़ें आपको साथ साथ नजर आएंगी। उसके बाद जो एक्वायर्ड डेफिशिएंसीज होती हैं, उसमें बहुत मल्टीपल कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं, ये बात याद रखनी है। और उसमें क्या होता है कि एक्वायर्ड डेफिशिएंसीज में क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाती है, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस कम होगी, या प्रोटीन का लाइफ स्पैन कम हो जाएगा और वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और ये किस वजह से होती है, इसमें पेशेंट को होती है विटामिन के की डेफिशिएंसी। और हमने पहले फिजियो में पढ़ा हुआ है कि विटामिन के का काम क्या होता है कि उसने फैक्टर 2, 7, 9 और 10 को क्या कराना होता है कि इनको एक्टिवेट कराना होता है गैमा कार्बोक्सिलेशन के थ्रू। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी है, इसकी वजह से फैक्टर 2, 7, 9, 10 की एक्टिवेटेड फॉर्म जनरेट नहीं होंगी। उसके अलावा प्रोटीन सी भी जनरेट नहीं होगा, क्योंकि विटामिन के का काम क्या होता है कि उसने प्रोटीन सी को भी जनरेट कराना होता है, ठीक है। और हमें ये बात भी पता है कि बहुत सारे कोएगुलेशन फैक्टर्स जो होते हैं वो किस में बनते हैं, लिवर में बनते हैं, ठीक है। लिवर में बनते हैं तो अगर याद रखो ये बात कि अगर लिवर में क्लॉटिंग फैक्टर्स बन रहे हैं, लिवर की कोई डिजीज़ है, तो क्या ख्याल है क्लॉटिंग फैक्टर्स बनेंगे? नहीं बनेंगे। पैरेन्काइमा मैंने बताया हुआ है कि कौन सा फंक्शनल पार्ट होता है, जो फंक्शनल पार्ट होता है किसी भी ऑर्गन का, उसको हम कहते हैं पैरेन्काइमा। तो हेपेटोसाइट्स जो होते हैं वो फंक्शनल पार्ट होता है। तो जब हेपेटोसाइट की कोई डिजीज़ होती है, या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जब लिवर की कोई डिजीज़ है, तो क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसाइज नहीं होंगे, और इसकी वजह से क्या मसला स्टार्ट हो जाएगा, ये कोएगुलेशन फैक्टर के इशू स्टार्ट हो जाएंगे। अब डीआईसी, इसका कंट्रास्ट करें कि डीआईसी में क्या होता है कि बहुत सारे कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं और वो कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे तो असल में इनके कोई ना कोई मसले आ रहे हैं ना, डेफिशिएंसीज हैं या कोई इशू आ रहा है, लेकिन डीआईसी में क्या है, कोएगुलेशन फैक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं और इस्तेमाल होने की वजह से उनकी डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है। अब हम, और उसके अलावा जो है वो किस वजह से हो रहा होता है, इनहिबिटरी ऑटो एंटीबॉडीज़ की वजह से भी ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं।
अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि जो फैक्टर 8 और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है, हम डायग्राम में देख चुके हैं कि उनका आपस में एक कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इनकी अगर कोई इश्यूज़ होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो दो मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं ब्लीडिंग के, उनको आपने याद रखना है, हीमोफीलिया ए और वॉन विलिब्रेंट डिजीज़। ठीक है, हीमोफीलिया ए और वॉन विलिब्रेंट डिजीज़, इसमें क्या होता है, या तो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डिफेक्ट होता है। यानी कि क्वालिटेटिव डिफेक्ट हेमोफीलिया ए में क्या होता है, क्वालिटेटिव डिफेक्ट होता है फैक्टर ए का, यानी कि हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 क्या है, कम है। फैक्टर और क्वांटिटेटिव डिफेक्ट क्या होता है वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ में। मतलब आपने इनडायरेक्टली ये बात याद रखनी है कि हीमोफीलिया ए में और वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ में फैक्टर नंबर 8 का और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर का मसला होता है। वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ में क्या होता है कि वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ इस वजह से होती है कि इसमें वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की अमाउंट कम होती है। और हीमोफीलिया ए क्यों होता है, क्योंकि फैक्टर 8 के अंदर कोई मसला आता है, या तो फैक्टर 8 एबनॉर्मल है या इसको ऑटो एंटीबॉडीज़ डिस्ट्रॉय करती हैं, तो उस वजह से हीमोफीलिया ए होता है। ठीक है, तो हीमोफीलिया ए कैसा डिसऑर्डर होगा, क्वालिटेटिव होगा। और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के कम होने की वजह से जो डिजीज़ होती है वॉन विलिब्रेंट डिजीज़, वो कौन सा डिफेक्ट होगा, उसको हम कहते हैं कि ये क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि फैक्टर 8 हम पढ़ चुके हैं कि फैक्टर 8 और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं मिलके। फैक्टर एक 8 असेंशियल को फैक्टर है और आगे जाके ये फैक्टर 9 को एक्टिवेट कराते हैं, और फैक्टर 9 फिर आगे जाके क्या कराएगा कि 10 को 10 ए में कन्वर्ट कराएगा। ठीक है, अब जो फैक्टर 8 है ये कौन बना रहा होता है, एंडोथीलियल सेल्स। ठीक है, हम नीचे पढ़ चुके हैं, जो हमने डायग्राम के नीचे वाला टेक्स्ट पढ़ा था कि फैक्टर 8 एंडोथीलियल सेल्स बनाएंगे, जबकि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ना सिर्फ एंडोथीलियल सेल से बनता है बल्कि मेगाकैरियोसाइट्स में से भी बन रहा होता है, और मेगाकैरियोसाइट्स के अल्फा ग्रेन्यूल्स में से रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, और एक दफ़ा जब ये ब्लड में सेक्रीट हो जाएगा फैक्टर 8 का, यानी कि हमने वो देखा था ना कॉम्प्लेक्स, एक दफ़ा ब्लड में सेक्रीट होने के बाद फैक्टर 8 का वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ बाइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये दोनों आपस में मिल के काम करते हैं, अकेले अकेले काम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जब ये इसके साथ मिलते हैं ना, तो इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो फैक्टर 8 है उसकी हाफ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो हाफ लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी, वो ज़्यादा देर तक रह पाएगा, यानी कि 2.4 आवर्स से उसकी 12 आवर्स तक चली जाती है। तो एक बात मतलब देखो कि बॉडी को कितना कम काम करना पड़ेगा, उसका फैक्टर 8 एक दफ़ा सेक्रीट हुआ तो वो 12 घंटे तक वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, उसके अलावा एक बात आपने, जैसे हमने पिछले डिसऑर्डर्स में पढ़ा था कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर का एक मल्टीमर होता है, तो वो मल्टीमर की फॉर्म में सेक्रीट होता है ब्लड में, और उसके 100 तक सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये इतना बड़ा मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। और उसके बाद याद रखने कि जब वो मल्टीमर्स की फॉर्म में सिक्रीट हो जाता है तो वो सब एंडोथेलियल मैट्रिक्स में भी जाके डिपॉजिट हो जाता है। और हमने पूरी डायग्राम बस माइंड में रखनी है, आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर पड़ा होता है, उसने प्लेटलेट को एडहीजन कराएगा कब, जब एंडोथेलियल लाइनिंग डैमेज होगी, तो फटाफट वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ने क्या कराना है, प्लेटलेट्स को सब एंडोथेलियल मैट्रिक्स के अंदर जो है वो उसकी एग्रीगेशन करानी है, डिपॉजिट कराना है। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो है वो क्या कराएगा, इसका इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि एक तो मैंने बताया था ना कि ये वेसल है और इसके नीचे कोलेजन पड़ा हुआ है, तो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर क्या कराता है, प्लेटलेट्स को कोलेजन से जोड़ता है। अब कोलेजन से जोड़ने के अलावा वो और काम क्या कराता है, और किन किन प्रोटीन से इंटरेक्शन कराता है, हीमोस्टेसिस में हेपरिन से भी इंटरेक्शन कराता है, यानी कोलेजन से भी इंटरेक्शन कराएगा, हेपरिन से भी कराएगा, और प्लेटलेट के मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, जो हमने देखा था ना कि यूं प्लेटलेट पड़े हुए थे, ये प्लेटलेट का एक रिसेप्टर था, नीचे वॉन विलिब्रेंट फैक्टर था और नीचे पे पड़ा हुआ था कोलेजन। तो ना सिर्फ ये कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ने कोलेजन से इंटरेक्शन कराना है, बल्कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर हेपरिन से भी इंटरेक्शन कराता है। उसके अलावा वॉन विलिब्रेंट फैक्टर प्लेटलेट के ये जो ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर 1 भी हमने पढ़ा था, उससे भी एडहेजन करा रहा होता है। उसके बाद हमने क्या ये इंपॉर्टेंट हीमोस्टेटिक मैकेनिज्म हमने देख लिया था कि कैसे वो प्लेटलेट्स को सब एंडोथेलियल मैट्रिक्स से जोड़ेगा और वहाँ से सील ऑफ हो जाएगा जो भी ब्लीडिंग वगैरह हो रही होगी। और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर क्या कराता है, इसका एक और काम क्या होता है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a इंटीग्रिन्स होते हैं ना, उनको भी एक्टिवेट कराएगा। और इस एक्टिवेशन की वजह क्या होती है, हाई शेयर स्ट्रेस वगैरह जो छोटी छोटी वेसल्स में होती हैं, उसके में भी वॉन विलिब्रेंट फैक्टर का ये रोल होता है। उसके अलावा जब आपने फैक्टर 8 और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के लेवल्स को मेजर करने होते हैं ना, तो इम्यूनोलॉजिक टेक्निक्स होती हैं जिसके ज़रिए आप मेजर करते हो। इसमें क्या होता है कि फैक्टर 8 के फंक्शन को मेजर करने के लिए कोएगुलेशन एसेज होते हैं। ऐसे क्या होता है कि लेबॉर्ट्री में ऐसे टेस्ट जिसमें हमने किसी भी चीज़ की क्वांटिटी मेजर करनी होती है, उसको कहते हैं ऐसे। तो क्या ख्याल है कि कोएगुलेशन ऐसे में हम क्या करते हैं कि पेशेंट का प्लाज्मा लेते हैं, कि पेशेंट का हमने ले लिया प्लाज्मा, ठीक है, और साथ में एक प्लाज्मा लेते हैं जिसमें फैक्टर 8 डेफिशिएंट है, यानी फैक्टर 8 नहीं है। हमने पेशेंट का प्लाज्मा इसमें डाल दिया, अब इसमें तो अपना फैक्टर 8 तो है नहीं, हम पेशेंट का प्लाज्मा डाल रहे हैं। तो अब हमें पता चलेगा कि पेशेंट के प्लाज्मा में जो फैक्टर 8 है उसकी क्या एक्टिविटी है, क्योंकि एक दफ़ा हमने इसको दूसरे प्लाज्मा में डाला, इस प्लाज्मा में अपना कोई फैक्टर 8 मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है जो भी कोएगुलेशन होगी वो पेशेंट के प्लाज्मा के फैक्टर 8 की वजह से होगी ना। तो उससे हम मेजर कर लेते हैं कि फैक्टर 8 की कितनी एक्टिविटी चल रही है, तो उसका ऐसे करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि
पेशेंट के फैक्टर 8 की क्या एक्टिविटी है, तो वो एक्टिविटी जिस टेस्ट के थ्रू मेजर करते हैं उसको ऐसे का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसके ज़रिए हमें कोएगुलेशन जब स्टार्ट होती है तो हमें पता चल जाता है कि फैक्टर 8 का फंक्शन कैसा है, ठीक है। तो ये कोएगुलेशन ऐसे होता है फैक्टर 8 के फंक्शन के लिए। उसके अलावा वॉन विलेब्रेंट फैक्टर का ऐसे भी हम करते हैं, उसका जो टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं रिस्टोसैटिन एगुलेशन टेस्ट। प्लाज्मा है, हम इसको ऐड किस में करते हैं, पेशेंट के प्लाज्मा को ऐड किया जाता है, इसमें एक रिस्टोसैटिन होता है मॉलिक्यूल जो हम पेशेंट के प्लाज्मा में ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये पेशेंट का प्लाज्मा है, उसको हम क्या करते हैं कि एक हमने मिक्सचर लिया हुआ होता है, प्लेटलेट्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। ये जो प्लेटलेट का मिक्सचर होता है ना, अब हमने पेशेंट का प्लाज्मा इस प्लेटलेट के मिक्सचर में डाला और एक मॉलिक्यूल ऐड कर दिया रिस्टोसैटिन, ठीक है। रिस्टोसैटिन का क्या काम होता है कि ये जाएगा और ये बाइंड करेगा वॉन विलेब्रेंट फैक्टर के साथ। वॉन विलेब्रेंट फैक्टर के साथ बाइंड करेगा और उसके रिजल्ट में आपको पता है कि वॉन विलेब्रेंट फैक्टर जब भी एक्टिवेट होगा तो ये जाएगा इधर, ये प्लेटलेट का मिक्सचर था ना, तो इन प्लेटलेट्स को आपस में बाइंड करा देगा। प्लेटलेट की एग्रीगेशन होगी, प्लेटलेट की ब्रिजेस बनेंगी। तो क्या ख्याल है जब प्लेटलेट आपस में बाइंड होंगे तो इस जगह पे यहाँ जो प्लेटलेट्स हमने रखे हुए थे उसमें क्या हो जाएगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट का वॉन विलेब्रेंट फैक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। बात समझ आई। पेशेंट का प्लाज्मा लिया था, उसको हमने प्लेटलेट्स का जो हमने एक मिक्सचर लिया था उसमें पेशेंट के प्लाज्मा को डाला और पेशेंट के प्लाज्मा में क्योंकि वॉन विलेब्रेंट फैक्टर मौजूद होते हैं, ऊपर से हमने इधर इसी चीज़ में रिस्टोसैटिन भी डाल दिया। रिस्टोसैटिन का काम क्या था कि उसने वॉन विलेब्रेंट फैक्टर को स्टिमुलेट किया और फिर वॉन विलेब्रेंट फैक्टर ने प्लेटलेट की एग्रीगेशन कराई तो आपको एग्लूटिनेशन नजर आई। तो एग्लूटिनेशन से आपको पता चल जाएगा कि वॉन विलेब्रेंट फैक्टर की एक्टिविटी सैंपल में कितनी अच्छी है या कितनी है, और इस चीज़ को आप मेजर कर लेते हो। तो इसलिए इसको भी हमने क्या नाम दिया, रिस्टोसैटिन एग्लूटिनेशन टेस्ट का नाम दिया। इसके थ्रू हम वॉन विलेब्रेंट फैक्टर की एक्टिविटी को मेजर कर लेते हैं। अब ऊपर हम पढ़ चुके हैं वॉन विलेब्रेंट फैक्टर्स के बारे में, फैक्टर 8 के बारे में, वॉन विलेब्रेंट डिजीज़ क्या होगी, इसमें वॉन विलेब्रेंट फैक्टर का कोई ना कोई इशू होगा। ये इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ब्लीडिंग टेंडेंसी पेशेंट्स के अंदर माइल्ड सी होती है, ठीक है। और वो कब होगी, जब उनके ऊपर कोई ना कोई हीमोस्टैटिक स्ट्रेस पड़ता है, जैसे अगर सर्जरी या कोई डेंटल प्रोसीजर करवाते हैं पेशेंट, तो नॉर्मली नहीं पता होता कि उनको ये मसला है, लेकिन जब सर्जरी या डेंटल प्रोसीजर करवाते हैं उस दौरान उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। उसके अलावा अक्सर ऐसा भी होता है कि पेशेंट जो है ना वो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग के साथ भी आता है, यानी खुद ब खुद उसको नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, जो नक्सीर फूटती है, एपिस्टेक्सिस कहेंगे। उसके अलावा अगर कहीं ज़ख्म है वहाँ से ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, फीमेल है तो मेनोरेजिया होगा। और ये कौन सा ट्रेट होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऑटोसोमल डोमिनेंट हो, बहुत रेयर केसेस में ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट भी अकर करता है। अब वॉन विलेब्रेंट डिजीज़ भी हिट्रोजीनस है और हमने पढ़ा हुआ है कि हिट्रोजीनस डिजीज़ कौन सी होती हैं, जिनकी वेरिएबल टाइप की एक्सप्रेशन है, यानी किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस करती रहती हैं, बहुत वेरिएबल होती हैं। अब हम देखते हैं कि वॉन विलेब्रेंट डिजीज़ की टाइप्स हैं। टाइप 1 और टाइप 3 वॉन विलेब्रेंट डिजीज़ जो है उसमें क्या होता है कि क्वांटिटेटिव डिफेक्ट होता है वॉन विलेब्रेंट फैक्टर का, यानी कि वॉन विलेब्रेंट फैक्टर की क्वांटिटी कम है, कम अमाउंट में मौजूद है, ठीक है। ये भी जो टाइप 1 और टाइप 3 है ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। और इसमें क्या होता है कि हमने कहा कि वॉन विलेब्रेंट फैक्टर की अमाउंट कम है, तो इसमें माइल्ड टू मॉडरेट सी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। और ये ज़्यादातर 70% केसेस, जो 70% केसेस आते हैं हमारे पास पेशेंट्स के, वो टाइप 1 और टाइप 3 डिजीज़ के होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये माइल्ड डिजीज़ के साथ आते हैं। अब टाइप 1 को जब हम देखते हैं ना, तो उसमें स्पेक्ट्रम ऑफ म्यूटेशंस होता है, लेकिन जो सबसे कॉमन म्यूटेशन है वो कौन सी होती हैं, पॉइंट सब्स्टिट्यूशंस हो जाती हैं इसमें। और क्या ख्याल है कि प्रोटीन की सिंथेसिस जीन्स से होती है, तो जीन्स में सब्स्टिट्यूशन होगी तो प्रोटीन एबनॉर्मल बनेगा, उसकी मैच्योरेशन नहीं होगी। अब जब एक इमैच्योर प्रोटीन बना है जिसकी मैच्योरेशन सही नहीं हो रही, तो प्लाज्मा क्या करेगा कि हमने पढ़ा हुआ है कि इमैच्योर प्रोटीन्स को बॉडी से जल्दी जल्दी रिमूव किया जाता है, तो प्लाज्मा क्या करेगा कि उस प्रोटीन की रैपिड क्लियरेंस करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। टाइप 3 डिजीज़ भी हमारे पास ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। और इसमें क्या होता है कि अब देखो टाइप 1 में पॉइंट म्यूटेशन थी, टाइप 3 में डिलीशन होती है और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस होती हैं, यानी कि फ्रेम्स शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से सिंथेसिस लिटिल और नो सिंथेसिस, ठीक है। पिछले में हमने पढ़ा था कि उसकी रैपिड क्लियरेंस होती है, बन तो वो रहा था, यहाँ पे या तो बहुत थोड़ा बनेगा या बिल्कुल बनेगा ही नहीं। और आपने पढ़ा था कि वॉन विलेब्रेंट फैक्टर जो है वो क्या करता है, उसके ऊपर फैक्टर 8 बाइंड करता है और उसको स्टेबलाइज करता है। तो क्या ख्याल है जिन पेशेंट्स का वॉन विलेब्रेंट फैक्टर का मसला है उनका फैक्टर 8 स्टेबलाइज होगा, नहीं होगा। तो टाइप 3 डिजीज़ में क्योंकि हम कह रहे हैं कि लिटिल और नो वॉन विलेब्रेंट फैक्टर, तो टाइप 3 डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या ख्याल है फैक्टर 8 भी कम होगा। क्यों? क्योंकि वो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा। जब एक्टिवेट ही नहीं हो रहा तो उसकी डेफिशिएंसी वाली स्टेट क्रिएट हो जाती है। अब हम आ जाते हैं टाइप 2 वॉन विलेब्रेंट डिजीज़। इसमें क्या होता है, इसमें क्वालिटेटिव डिफेक्ट होता है। 1 3 में क्वांटिटेटिव डिफेक्ट था और इसमें क्या था, क्वालिटेटिव डिफेक्ट था।
और इसमें से 2A जो डिज़ीज़ होती है, यानी इसकी बहुत सारी सब टाइप्स हैं, 2A डिज़ीज़ मोस्ट कॉमन है और ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि टाइप 2 डिज़ीज़ में हम कह रहे हैं क्वालिटेटिव डिफेक्ट है, यानी कि अमाउंट क्या होगी, नॉर्मल होगी वॉन विलेब्रेंट फैक्टर की। और इसमें कौन सी म्यूटेशंस होती हैं, ऊपर 1 और 3 में, 1 में हमने पॉइंट सब्स्टिट्यूशंस पढ़ी थी, 3 में डिलीशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस पढ़ी थी, लेकिन 2 में क्या होती हैं, फ्रेम शिफ्ट 2 में हमारे पास होंगी मिस सेंस म्यूटेशंस। अब जब टाइप 2 में हम पढ़ रहे हैं मिस सेंस म्यूटेशंस होती हैं, तो ये मल्टीमर की असेंबली नहीं होने देती। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मल्टीमर्स जो होते हैं ना, लार्ज इंटरमीडिएट साइज मल्टीमर्स जो होते हैं, वो प्लाज्मा से मतलब मल्टीमर की असेंबली नहीं होगी और मल्टीमर जो है वो अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको ऐसे पेशेंट्स में नज़र आता है कि जो एक्टिव फॉर्म है वॉन विलेब्रेंट फैक्टर की, वो प्लाज्मा से मिसिंग होती है, यानी मल्टीमर्स को छोटे छोटे यानी कि जो बड़ा सा एक हमारे पास मॉलिक्यूल था ना, उसको छोटे छोटे मल्टीमर्स में कन्वर्ट करते हैं ना, और वो एक्टिवेट होता है। ये हम पीछे डायग्राम्स देख चुके थे। तो ये मल्टीमर्स नहीं बनते। जब मल्टीमर्स क्या होते हैं, एक्टिवेटेड फॉर्म, जब ये छोटे छोटे मल्टीमर्स नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि क्वालिटेटिव डिफेक्ट की वजह से हमारे पास वॉन विलेब्रेंट फैक्टर का इशू हो रहा है और इसमें भी माइल्ड टू मॉडरेट ब्लीडिंग होती है पेशेंट्स में। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वॉन विलेब्रेंट डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उनमें प्लेटलेट के फंक्शन का डिफेक्ट भी आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वॉन विलेब्रेंट फैक्टर हमने पढ़ा था कि कैसे वो प्लेटलेट्स को एग्रीगेट कराता है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि इसमें प्लेटलेट काउंट आप कराओगे ना, तो आपको 1,50,000 से अबव ही मिलेगा, यानी कि प्लेटलेट की अमाउंट नॉर्मल होगी, लेकिन उनके वॉन विलेब्रेंट फैक्टर के डिफेक्ट की वजह से प्लेटलेट काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। और एक्टिव वॉन विलेब्रेंट फैक्टर, जब आप अब हमने पीछे पढ़ा था कौन सा टेस्ट है जिससे हम वॉन विलेब्रेंट फैक्टर की एक्टिविटी मेजर करते हैं, रिस्टोसैटिन एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो जब आप रिस्टोसैटिन टेस्ट करते हो, तो उससे आपको पता चलेगा कि जो एक्टिव लेवल है वॉन विलेब्रेंट फैक्टर का, वो कम है। तो एक्टिविटी क्या होगी वॉन विलेब्रेंट फैक्टर की, कम मिलेगी। वॉन विलेब्रेंट फैक्टर की क्योंकि डेफिशिएंसी है, तो फैक्टर 8 भी आपको डेफिशिएंट मिलेगा। टाइप 1 और टाइप 3 डिजीजेस जो थी, उसमें पीटीटी प्रोलॉन्ग होता है। और पीटीटी आपने पढ़ा है कि कौन से पाथवे को मेजर करता है, इंट्रिंसिक पाथवे को। क्योंकि फैक्टर 8 का मसला हो रहा है, इसलिए पीटीटी इन पेशेंट्स में क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। उसके अलावा हमने इसमें पढ़ा है कि बहुत सारी जीन्स होती हैं, मॉडिफाइंग जीन्स होती हैं, जो कि वॉन विलेब्रेंट फैक्टर के सर्कुलेटिंग लेवल्स को इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। अब जो टाइप 1 और टाइप 2 डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनको जब उनकी डेंटल वर्क चल रहा होता है या कोई सर्जरी वगैरह चल रही होती है, तो उसमें ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि कैसे इन पेशेंट्स में ब्लीडिंग होती है। तो आप इनको ट्रीटमेंट क्या दे सकते हो? ट्रीटमेंट क्या होता है पेशेंट्स को, कि आप डेस्मोप्रेसिन देते हो। और डेस्मोप्रेसिन का काम क्या होता है कि ये वॉन विलेब्रेंट फैक्टर की सेक्रीशन करवाता है, यानी कि जहाँ जहाँ बॉडी में पड़ा होगा उसको सेक्रीट कराएगा ताकि उसका इस्तेमाल हो सके। उसके अलावा आप क्या ट्रीटमेंट दे सकते हो, आप पेशेंट को प्लाज्मा कंसनट्रेट दे सकते हो, यानी कि प्लाज्मा देते हैं। कंसनट्रेट का मतलब है उसमें अमाउंट ज़्यादा होती है वॉन विलेब्रेंट फैक्टर की और फैक्टर 8 की। आप ऐसे कंसनट्रेट प्लाज्मा को पेशेंट को देते हो, ऐसे प्लाज्मा कंसनट्रेट्स, ताकि उसकी ब्लीडिंग ना हो। एक और तरीका हम क्या कर सकते हैं कि हम लेबॉर्ट्रीज़ में बनाते हैं वॉन विलेब्रेंट फैक्टर, रिकॉम्बिनेंट वॉन विलेब्रेंट फैक्टर, हम वो पेशेंट को दे सकते हैं। उसके अलावा जो टाइप 3 डिज़ीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, टाइप 3 डिज़ीज़ के पेशेंट्स को हमें प्रोफाइलेक्टिकली ट्रीट करना पड़ता है। किस चीज़ के साथ? प्रोफाइलेक्टिकली उनको प्लाज्मा कंसंट्रेट के, प्रोफाइलेक्टिकली मतलब ये होता है कि अभी उनकी ब्लीडिंग वगैरह नहीं हुई, लेकिन आपको पता है कि ये पेशेंट टाइप 3 डिज़ीज़ का है, फ्यूचर में इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, तो आप पहले ही उसको क्या दे के रखते हो, फैक्टर 8 की इन्फ्यूज़न दे के रखते हो, ताकि उसमें हीमोफीलिया लाइक ब्लीडिंग ना हो। और हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया में कितनी सीवियर ब्लीडिंग होती है, तो हम पहले ही पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ दे के रखते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं हीमोफीलिया ए। इसमें अब फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, तो ये हेरिडिटरी डिजीज़ है और इसमें देखो लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग है, यानी इतनी बुरी ब्लीडिंग है कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसमें ऐसी म्यूटेशंस होती हैं फैक्टर 8 में, और फैक्टर 8 की जब म्यूटेशन होती हैं, तो क्या ख्याल है, फैक्टर 8 जाके फैक्टर 9 को कोएगुलेशन कैस्केड में एक्टिवेट कर रहा था, तो फैक्टर 8 काम नहीं करेगा, फैक्टर 9 एक्टिवेट नहीं होगा और आगे पूरा कोएगुलेशन कैस्केड इफेक्ट होगा। हीमोफीलिया ए जो है वो इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ये एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। और एक्स लिंक रिसेसिव हमने पढ़ा है कि क्योंकि मेल के अंदर क्या होता है कि एक्स और वाई होता है, तो रिसेसिव ट्रेट अगर छोटा सा हीमोफीलिया का इस पे आ गया पेशेंट में, यानी कि मेल में आ गया, तो मेल में रिसेसिव ट्रेट मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है और फीमेल ज़्यादा डोमिनेंट फॉर्म में ही एक्सप्रेस होगी। जब तक दोनों एलील्स उनकी होमोजाइगस नहीं होंगी, तब तक इनके अंदर डिजीज़ जो है वो नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो रिसेसिव ट्रेट होता है वो मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। फीमेल में कैरियर्स होते हैं, जब उसमें हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर होंगी, लेकिन अब ऐसा क्या होता है कि अक्सर ऐसी फीमेल जो कैरियर के तौर पे होती हैं, यानी एक उनके अंदर ये जीन है और एक हीमोफीलिया की डोमिनेंट जीन है, तो ऐसी पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि अनफेवरेबल लायोनाइजेशन हुई, यानी कि जो उनका नॉर्मल क्रोमोसोम होता है, क्या होता है कि वो जो नॉर्मल क्रोमोसोम होता है
वो इनएक्टिवेट हो जाता है। तो नॉर्मल क्रोमोसोम की इनएक्टिवेशन होती है, जिसके ऊपर नॉर्मल फैक्टर 8 की जीन थी वो इनएक्टिवेट हो गया। तो क्या ख़्याल है, ये दूसरा क्रोमोसोम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर लेगा, तो अनफेवरेबल लायोनाइज़ेशन की वजह से फीमेल में भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। उसके अलावा क्लिनिकल सिवेरिटी वेरी करती है, यानी डिफरेंट होती है। अब ऐसे पेशेंट जिनके अंदर 1% से भी कम लेवल्स होते हैं, उनकी ऑब्वियसली इतने कम लेवल हैं तो डिज़ीज़ बहुत सीवियर होगी। जिनके 2 टू 5% लेवल्स होते हैं, उनकी मॉडरेटली सीवियर डिज़ीज़ होगी, और जिनके 6% से 50% तक लेवल्स होते हैं, उनमें तो बहुत माइल्ड सी डिज़ीज़ होगी, ठीक है। फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी जो है वो डिफरेंट तरह की क्यों है? क्योंकि म्यूटेशंस डिफरेंट है। तो हेटेरोजेनिटी है म्यूटेशंस में, यानी कि डिफरेंट तरह की म्यूटेशंस अकर करेंगी, तो डिपेंड करता है कि अगर म्यूटेशन सिवियर हैं तो डिज़ीज़ भी सिवियर होगी। अब सबसे ज़्यादा सिवियर डेफिशिएंसी किन में होती है? उन पेशेंट्स में जिनमें इन्वर्जन होती है, कि और उस वजह से क्या होता है कि फैक्टर 8 की सिंथेसिस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, और ये पेशेंट्स की बॉडी से बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। उसके अलावा एक और सिवियर हीमोफीलिया ए होता है, उसमें होती हैं पॉइंट म्यूटेशंस। अब पॉइंट म्यूटेशंस क्या करती हैं? हमने अभी बात की है कि जो इन्वर्जन है वो तो इसको सिंथेसाइज़ ही नहीं होने देंगी। पॉइंट म्यूटेशन क्या करती हैं? बेचारा फैक्टर 8 बन रहा है, लेकिन वो क्या करेंगी, इसके फंक्शन को इम्पेयर कर देंगी, इसका फंक्शन ख़राब हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि इन लोगों का जब आप टेस्ट कराते हो तो क्या ख़्याल है, फैक्टर 8 तो उनका नॉर्मल मिलेगा हमें, ठीक है। हमने इम्यूनो ऐसे कराया लैब में, हमें फैक्टर 8 पेशेंट का नॉर्मल मिला। हमने ये नहीं सोचना कि इसको हीमोफीलिया ए नहीं हो सकता, हमने उसका फंक्शन असेस करना है, और फंक्शन असेस करने वाले टेस्ट जब हम कराएँगे तो हम देखेंगे कि उसका फंक्शन कम हुआ है, ठीक है। और फंक्शन कम हुआ होता है तो उससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को हीमोफीलिया ए है। अब कुछ ऐसी म्यूटेशन जो कि कुछ ना कुछ फैक्टर 8 को सिंथेसाइज़ होने देती हैं, क्या ख़्याल है, थोड़ा बहुत सिंथेसाइज़ होगा तो डिज़ीज़ की सिवियरिटी कम हो जाएगी? ऑब्वियसली कम हो जाएगी। अब सिम्प्टोमेटिक केसेज़ में क्या होता है, जिनके सिम्पटम्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, ऐसे पेशेंट में ब्रूजिंग बड़ी आराम से हो जाती है, यानी थोड़ा-सा भी वो काम करेंगे तो उनमें ब्रूजिंग शुरू हो जाएगी, और मैसिव हेमरेज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उनके अंदर ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और कब होता है ऐसे पेशेंट्स में? हमने पढ़ा है कि इनके अंदर ट्रॉमा के बाद या कोई ऑपरेशन वग़ैरह होता है इन पेशेंट्स में, तो ऑपरेशन के बाद इनकी ब्लीडिंग डिलेड ब्लीडिंग होती है, यानी ऑपरेशन के थोड़े टाइम बाद इनकी ब्लीडिंग होती रहती है, रुकती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये सारे कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं ना, फैक्टर 8 वगैरह। कोएगुलेशन फैक्टर का काम क्या होता है? इन्होंने फाइब्रिन बनाना होता है, और फाइब्रिन सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग बनाता है। तो शुरू-शुरू में पेशेंट की सर्जरी हुई या डेंटल प्रोसीजर हुआ, तो प्लेटलेट्स का काम होता है ना प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग बनाना। प्लेटलेट्स जाके प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग तो बना लेते हैं, लेकिन फाइब्रिन जिसने सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग बनाना होता है, कोएगुलेशन कैस्केड के खराब होने की वजह से फाइब्रिन नहीं बना, सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग नहीं बनेगा, इसलिए इन पेशेंट्स में डिलेड ब्लीडिंग होती है। उसके अलावा क्या चल रहा होता है कि ऐसे पेशेंट्स को जब आप असेस करते हो तो आपको पता चलेगा कि इनके जॉइंट्स में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं हीमार्थ्रोसिस। क्या ख्याल है, जॉइंट में ब्लीडिंग चले जा रही है तो जॉइंट डैमेज नहीं होना स्टार्ट होंगे, तो ऐसे पेशेंट्स के घुटनों के बहुत ज़्यादा मसले होंगे, वो चल नहीं पाएंगे, उनकी डिफॉर्मिटीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी, और इतनी सिवियर होंगी कि पेशेंट बेचारे जो है उनको चलने के मसले होंगे, ठीक है। हीमार्थ्रोसिस बहुत कॉमन होता है। उसके अलावा पटीकिया एब्सेंट होंगे, क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स का मसला नहीं है। हमने प्लेटलेट्स के डिसऑर्डर्स में पटीकिया पढ़े थे ना, जहाँ प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग ही नहीं बनता वहाँ पटीकिया होंगे। लेकिन यहाँ पे जो है हेमरेजेस कहाँ होते हैं? हमने पढ़ा जीआई ट्रैक में हेमरेजेस होते हैं, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक में होते हैं, म्यूकोजल मेम्ब्रेन से ब्लीडिंग चल रही होती है, और जॉइंट्स में ब्लीडिंग चल रही होती है। अब हीमोफीलिया ए के पेशेंट्स का पीटीटी क्यों प्रोलॉन्ग है? क्योंकि फैक्टर 8 डेफिशिएंट है, तो इंट्रिंसिक पाथवे प्रोलॉन्ग हो गया है, लेकिन एक्सट्रिंसिक पाथवे नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि पीटी इनका नॉर्मल है। उसके अलावा हमने देखा कि जब हम फैक्टर 8 के ऐसे कराते हैं डायग्नोसिस कराने के लिए, तो तब हमें पता चलेगा कि अच्छा फैक्टर 8 कितना है, कितना नहीं है। तो इन सारी बातों से आपको क्या पता चल रहा है कि फैक्टर 8A यानी कि एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फैक्टर 8 और एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फैक्टर 9 कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्टर 10 को एक्टिवेट कराने के लिए, और फिर आगे पूरा कोएगुलेशन पाथवे एक्टिवेट होता है, और एंड पे फाइब्रिन क्लॉट बनता है। अगर ये प्रोसेस ना हो तो पेशेंट कितनी सीवियर ब्लीडिंग में जा सकता है, ये हमें अंदाज़ा हो गया है। उसके अलावा क्या होता है कि जो हीमोफिलिक्स होते हैं ना पेशेंट्स, उनके अंदर बहुत स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जिन पे ब्लीडिंग जॉइंट्स में होती है, इनके मसल्स में ब्लीडिंग होती है, और इनके सीएनएस में ब्लीडिंग चल रही होती है, ठीक है। अब हीमोफीलिया ए की ट्रीटमेंट क्या होती है कि आप ऐसे पेशेंट्स को या तो बाहर से सिंथेसाइज हुआ हुआ फैक्टर 8 दे दो, रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8 दे दो। उसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर फैक्टर 8 का मसला किस वजह से आ रहा होता है कि कुछ एंटीबॉडीज़ हैं जो उनके फैक्टर 8 को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो क्या ख्याल है कि ऐसी एंटीबॉडीज़ को आपने क्या कराना है, ऐसी एंटीबॉडीज़ को ख़त्म कराना है, तो आप इन एंटीबॉडी को ख़त्म कराने
कराने के लिए एक बायस्पेसिफिक एंटीबॉडी दे देते हो पेशेंट को। बायस्पेसिफिक एंटीबॉडी का क्या काम होता है कि ये इधर से फैक्टर 9A को बाइंड करती है, इधर से ये फैक्टर 10 को बाइंड करती है, और बीच में से जो पाथवे था ना फैक्टर 8 का, वो ख़त्म कर दिया, यानी फैक्टर 8 की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई। इस एंटीबॉडी ने क्या किया, डायरेक्ट फैक्टर 9 और फैक्टर 10 को आपस में बाइंड कराया। क्योंकि पहले हमने पढ़ा था कि फैक्टर 8 9 के साथ बाइंड करेगा और फिर 10 एक्टिवेट होगा, लेकिन अब हमने क्या किया, हमने बायस्पेसिफिक एंटीबॉडी दे दी। उसने क्या किया कि फैक्टर 8 को कहा कि कोई नहीं, चलो तुम नहीं हो तो तुम्हारा काम मैं कर देती हूँ, और वो क्या करेगी कि बीच में वो काम करती है, और बीच में क्योंकि वो मौजूद है तो वो 9 को फैक्टर 9A को 10A के साथ बाइंड करा लेती है, और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमें जो फैक्टर 10 की वो फैक्टर 8 की रिक्वायरमेंट थी वो ख़त्म हो जाती है, और ऐसे पेशेंट जो है वो उनका कोएगुलेशन पाथवे स्टार्ट हो सकता है। तो बायस्पेसिफिक एंटीबॉडी हम दे सकते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8 हमने पढ़ा है कि दिया है, और पहले जब पेशेंट्स को दिया करते थे ना फैक्टर 8 के कंसनट्रेट्स, यानी कि प्लाज्मा होता था और उसमें फैक्टर 8 बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता था, ये पेशेंट को लगा दिया जाता था। और ऐसे पेशेंट्स में पहले क्या होता था कि जब प्लाज्मा लगा देते थे तो ऐसे पेशेंट्स में डिजीज़ेस ट्रांसमिट होती थी, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि ट्रांसफ्यूजन से बहुत सारी डिजीज़ेस ट्रांसमिट होती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को HIV और एड्स वगैरह उनमें ट्रांसमिट हो जाता था। लेकिन क्योंकि आजकल चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं, तो आजकल इन चीज़ों को एलिमिनेट कर दिया गया। अब हीमोफीलिया भी क्रिसमस डिजीज़ है, फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी होती है। मसला सारा किस में आएगा, कोएगुलेशन कैस्केड में आएगा, और सारे मसले हीमोफीलिया ए के सिमिलर होंगे कि पेशेंट को ब्लीडिंग होगी, जॉइंट्स में होगी, CNS ब्लीडिंग होगी, और वही सारे मसले के उसको सर्जरी और डेंटल प्रोसीजर्स के बाद ज़्यादा होगी। ठीक है। और बेसिकली आपको पता है कि फैक्टर 8, फैक्टर 9 और फैक्टर 10 आपस में रिलेटेड होते हैं वो सब कराने के लिए, तो इसलिए इनकी तकरीबन सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, और इसमें फैक्टर 9 प्रोटीन डेफिशिएंट होगा, और हो सकता है कि वो डेफिशिएंट भी हो, और अक्सर वो नॉन फंक्शनल भी होता है। अब इसमें भी क्या है कि फैक्टर 8 और फैक्टर 9 क्योंकि दोनों इंट्रिंसिक पाथवे के कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं, तो PTT प्रोलॉन्ग होगा, लेकिन PT क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब जो क्रिसमस डिजीज़, इसका नाम क्यों है, क्योंकि क्रिसमस उस पेशेंट में सबसे पहले जिस पेशेंट को ये डिजीज़ हुई थी या डायग्नोस हुई थी उसके नाम की बेसिस के ऊपर है। ठीक है। और अगेन इसमें भी आप क्या टेस्ट कराओगे, इसमें अब हम फैक्टर 9 के एसेस कराएंगे, और हमें पता लगेगा कि इसके लेवल्स क्या हैं, ये सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। तो ऑब्वियसली इसमें आप क्या करोगे कि प्लाज्मा कंसनट्रेट्स दोगे जिसमें फैक्टर नंबर 9 होगा, या फिर आप सिंथेटिक फैक्टर 9 दोगे, यानी कि रिकॉम्बिनेंट फैक्शंस को। इसके बाद हम जल्दी-जल्दी कुछ चीज़ें रिव्यू कर लेते हैं। हीमोफीलिया ए, बी और वॉन विलिब्रेंट डिज़ीज़ का हमने क्या करना है, कंपैरिज़न करना है। हीमोफीलिया ए भी एक्स लिंक है, बी भी एक्स लिंक है, और वॉन विलिब्रेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट थी। इसमें फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, 9 की है, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी है। ब्लीडिंग हीमोफीलिया ए और बी में दोनों में सेम जगह पे हो रही होती है, मसल और जॉइंट में, जबकि वॉन विलिब्रेंट डिज़ीज़ में ज़्यादातर म्यूकस और स्किन से होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सुपरफिशियल प्लग के बनने का मसला होता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम तीनों में नॉर्मल होता है, और उसके अलावा जो PTT है वो तीनों में प्रोलॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रिंसिक पाथवे का मसला चल रहा होता है। ब्लीडिंग टाइम इन दोनों में तो नॉर्मल होगा, क्योंकि प्लेटलेट्स का कोई मसला नहीं है, क्योंकि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो है वो प्लेटलेट्स के साथ लिंक्ड होता है, तो इसमें अक्सर जो हमारे पास ब्लीडिंग टाइम है वो प्रोलॉन्ग हो सकता है। उसके अलावा प्लेटलेट एग्रीगेशन तीनों में नॉर्मल होती है, कि प्लेटलेट की एग्रीगेशन का कोई मसला नहीं होता। आगे देख लें कि डिफ्रेंसिएशन हमने ब्लीडिंग डिसऑर्डर की है। हीमोफीलिया में क्या प्रोलॉन्ग होता है, PTT प्रोलॉन्ग होता है, जॉइंट्स में ब्लीडिंग होती है। वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ में PTT भी प्रोलॉन्ग होता है, ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लग नहीं बन रहा, म्यूकोजल ब्लीडिंग होती है। DIC हम पढ़ेंगे, लेकिन आप देख लें कि DIC में PTT भी प्रोलॉन्ग होता है और PT भी प्रोलॉन्ग होता है, तो डिफरेंशिएट हो जाएगा हीमोफीलिया से, ऑब्वियसली हो जाएगा। ब्लीडिंग टाइम भी प्रोलॉन्ग होता है, और इसमें डी डाइमर्स हमें ज़्यादा नजर आते हैं। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, परपरा, नाम से ही पता चल रहा है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट कम होंगे तो पेशेंट को ब्लीडिंग और परपरा की हिस्ट्री होगी। और इसमें एक और हिस्ट्री होती है कि पेशेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ आता है, कि कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। अब ये तीनों टाइप्स है वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ की। अब देखो टाइप 1 सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, 80% पेशेंट्स में टाइप 1 डिजीज़ होती है, और इसमें लेवल्स वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के कम होते हैं, और डिजीज़ माइल्ड होती है। ठीक है। जो टाइप 2 है ये 20% पेशेंट्स में होती है, इसमें स्ट्रक्चर का मसला होता है। ठीक है। जब स्ट्रक्चर का मसला है तो वो सही से काम नहीं कर पाएगा। इसकी डिफरेंट सब टाइप्स हमने पढ़ी थी, 2A ज़्यादा कॉमन है, और इसमें मॉडरेट सिम्टम्स है। इसमें सबसे लेस सिवियर सिम्टम्स है, इसमें थोड़े से सिवियर यानी मॉडरेट आ जाते हैं। और टाइप 3 में जो है वो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर बिल्कुल ही मौजूद नहीं है, और इसमें सबसे ज़्यादा सिवियर ब्लीडिंग होती है। इवन इंजरी के बगैर भी मसल और जॉइंट में ब्लीडिंग होती है। इसके बाद आप टेस्ट देख लो, फैक्टर 8 कोएगुलेंट एक्टिविटी को मेजर करते हैं। फैक्टर 8 कोएगुलेंट एक्टिविटी टेस्ट होता है, जिससे हम फैक्टर 8 की एक्टिविटी को मेजर करते हैं। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर एंटीजन एक टेस्ट होता है, जिससे हम अमाउंट मेजर करते हैं। रिस्टोसैटिन टेस्ट हमने पढ़ा था, जिससे हम वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की फंक्शनल एक्टिविटी को मेजर करते हैं। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर मल्टीमर्स का टेस्ट होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि मोनोमर कितना ज़्यादा मल्टीमर बना रहा है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर का। रिस्टोसैटिन इंड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन क्या होती है, इसमें हमें पता चलता है। देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें यह है कि इसमें हम वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की फंक्शनल
एक्टिविटी मेजर करें, लेकिन रेस्टोस्टैटिन इंड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन में हम मेजर करते हैं कि वॉन विलेब्रेंट फैक्टर रेस्टोस्टैटिन से कितना सेंसिटिव है, ठीक है, और ये ज़्यादातर टाइप 2B के लिए होता है। अब यहाँ पे देख लो, ये नॉर्मल हमारे पास प्रोसेस होता है कि कैसे ये हमारे पास वॉन विलेब्रेंट फैक्टर होता है, वो प्रोटीन 8 और वॉन विलेब्रेंट फैक्टर का कॉम्प्लेक्स मिलके जाके एंडोथेलियल के ऊपर काम कर रहा होता है और एक्टिव थ्रोम्बिन इसको रिलीज़ करता है, ठीक है, वॉन विलेब्रेंट फैक्टर को। अब आगे देख लें, यहाँ पे हमारे पास डिफेक्टिव सिंथेसिस थी फैक्टर 8 की। जब डिफेक्टिव सिंथेसिस हो रही थी तो क्या होगा, हीमोफीलिया ए हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमने देखा है ना, फैक्टर 8 और वॉन विलेब्रेंट फैक्टर मिल के काम कर रहे हैं और कैसे वॉन विलेब्रेंट फैक्टर एंडोथेलियल सेल से भी सेक्रीट होता है और ये नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है और हेपेटोसाइट से फैक्टर 8 आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फैक्टर 8 की लिवर से डिफेक्टिव सिंथेसिस हो रही है तो इनका कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तो जब कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी। और उसके अलावा वॉन विलेब्रेंट डिजीज़ में क्या होता है कि जो फैक्टर 8 सी है उसकी, यानी कि देखो वॉन विलेब्रेंट फैक्टर नहीं है, इसमें एब्सेंट है, तो वॉन विलेब्रेंट फैक्टर क्या करता था, फैक्टर 8 को स्टेबलाइज़ करता था। जब वॉन विलेब्रेंट फैक्टर ही नहीं है, फैक्टर 8 स्टेबलाइज़ होगा नहीं होगा, उसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी। तो ये वाली डायग्राम इंपॉर्टेंट है कि इसको देख लें कि क्या डिफरेंस होते हैं इन तीनों डिजीज़ेज़ में। और ये वाली डायग्राम देख लें, इसमें देखें क्लॉट कैसे बनता है, प्लेटलेट्स आते हैं, फाइब्रिन बनता है और क्लॉट बन जाता है। लेकिन जहाँ पे वॉन विलेब्रेंट फैक्टर नहीं होता, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो रही, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे असल में ये जो कोलेजन वाला पार्ट था ना, यहाँ पे वॉन विलेब्रेंट फैक्टर ही नहीं है और ब्लीडिंग होती जा रही है। So this was all about hemophilia A, hemophilia B, von Willebrand disease. See you in the next lecture, inshallah.